बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के मुतालिक। अच्छा जी, सबसे पहले देखें जुरिस्प्रूडेंस के अंदर हम बहुत सारे कवानीन को समझने की कोशिश करते हैं और ये जो सब्जेक्ट है इसका मकसद ही यही है। हमने ये देखना होता है कि ये जो एक लॉ है ये किस तरह बनता है, इसका क्या मकसद है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। जब सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो कानून बना हुआ है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम कवानीन बनाते हैं तो वो ज़ाहिर बात है हमने कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके चीज़ें बनाई होती हैं। बाज़ात हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, बाज़ात हम जो पार्लियामेंट जो चीज़ें कवानीन या रूल्स पास करती हैं वहाँ से कानून को लेके बनाते हैं। बाज़ात हम जो है ना जो रिलीजियस टीचिंग्स होते हैं वहाँ से लेते हैं, कस्टम से लेते हैं। डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि दरअसल जो सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। एक कानून तो है, ठीक है जी, समझ आ जाता है कि हम कानून की तालीम ले रहे हैं, लेकिन ये दरअसल जो कानून है ये बनता कहाँ से, ये ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हम इसको पिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। आज इस वीडियो में इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखेंगे जो ऑस्टिन था, जो इतना बड़ा लीगल ज्यूरिस्ट था, इंग्लैंड का ब्रिटिश बंदा, उसने अपने हिसाब से सोर्सेज बताए हमें कि भाई कानून के या लॉ के कौन से सोर्सेज हैं। उसके मुताबिक तीन इसके सोर्सेज हैं या तीन इसके मतलब हैं। वो कहता है कि जी सबसे पहले तो उसके अंदर डायरेक्ट अथॉरिटी का जो है ना रोल है। डायरेक्ट अथॉरिटी यानी सॉवरेन का मतलब ये है कि कौन आपके ऊपर हुकूमत करता है। ठीक है, देखें हर माशरे के अंदर कोई ना कोई एक पावरफुल शख्स होता है या इदारा होता है या गवर्नमेंट होती है या कुछ भी कह दें, जो कानून बनाता है, जो आपके ऊपर उसने अपने कवानीन आपके ऊपर लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पे आज से हज़ारों साल पहले क्या होता था हमारे यहाँ बादशाह थे, मुग़ल थे। वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट अथॉरिटी थे, जिन्होंने जो मुंह से निकाला वो कानून बन गया। पहला तो ये हो गया वो सॉवरेन, जो हुक्मरान, शहनशाह, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाट एवर आप उसको नाम दें। ठीक है, जो डायरेक्ट अथॉरिटी है, जो आपके ऊपर हुकूमत करती है, उसकी तरफ से जो चीज़ आती है, एक तो वो सोर्स हो गया। उसके बाद वो कहता है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक बड़े अरसे से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, आप उनको इस्तेमाल करके और उसमें से कवानीन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ब्रिटिश के अंदर मैग्ना कार्टा है, 1215 में आया है। तकरीबन बड़ा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा फिर कुछ वजूहात होती हैं जो माशरे को मजबूर करती हैं, जो वो कानून की अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट कर दिया या लेजिस्लेशन कर ली या कोई कस्टम था, इस तरह की चीज़ें, तो ये भी सोर्सेज मतलब काउंट होते हैं। ऑस्टिन के मुताबिक तीन किस्म के सोर्सेज होते हैं। एक डायरेक्ट अथॉरिटी होती है जो आपके ऊपर हुकूमत करती है, सॉवरेन होती है, और उसके अलावा जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो चले आ रहे हैं आप उसमें से भी कानून बना सकते हैं। और बाज़ औक़ात जो है ना, आपकी जो माशरा है, आपके जो लोग हैं, अगर वो कुछ कुछ कवानीन बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं या कोई कस्टम के ऊपर वो काम करते हैं, तो वो भी एक किस्म के सोर्सेज ऑफ लॉ कंसीडर होंगे। अब हम देखते हैं जो साल्वेंट साहब थे वो भी बड़े एक लीगल जूरिस्ट थे। उन्होंने भी अपने हिसाब से जो है ना हमें बताया कि भाई सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होते हैं। तो उसने बुनियादी तौर पे दो उसकी ना हमें मेन टाइप्स बता दी। एक कहा है कि फॉर्मल और एक कहा का मटेरियल। अब फॉर्मल का मतलब क्या है कि फॉर्मल का मतलब वो सोर्स, मतलब जो अदालत की तरफ से वो अदालती कोई फैसला आ गया, उसके अंदर लिखा था कि जी आज के बाद ये है। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल जो है फॉर्मल सोर्सेज है ना, अदालत है, अदालत का फैसला है, या इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो हुक्मरान लोग हैं, पार्लियामेंट हैं, इदारे हैं जो कानून कानून बनाते हैं, तो वो एक किस्म के फॉर्मल है, सिंपल है। ठीक है, जिस तरह, और उसका ये होता है कि वो इम्प्लीमेंट भी किया जाता है फोर्स के ज़रिए और वो वैलिड भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का एक्ट है 2017, उसके तहत इलेक्शन होंगे, तो वो एक कानून बना हुआ है और उसको वो वैलिड भी है, अदालतें भी उसको मानते हैं। हमारी जो अदालतें उसके तहत फैसले देते हैं, पार्लियामेंट के लोगों को नाअहल या डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फॉर्मल हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर एक्ट्स बनते हैं, ऑर्डिनेंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें। अब दूसरी काइंड है मटेरियल। वो कहता है कि ये वो सोर्स होता है जो उसको फोर्स तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं।
मतलब वहाँ से उन चीज़ों को आप पिक कर सकते हैं कि अच्छा जी हम यहाँ से ना कानून बनाने के लिए चीज़ें उठाएंगे। मिसाल के तौर पे बाज़-औक़ात ये होता है कि जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की आप गैदरिंग करते हैं और कस्टम्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, लोगों की राइटिंग्स है, बड़े बड़े जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो क्या करते हैं वो किताबों के अंदर उन्होंने कवानीन दिए होते हैं कि यार ये भी कानून हो सकता है। अब वो जो बुक है या उसके अंदर जो कानून लिखा है वो फोर्स तो नहीं होता, लेकिन आप उसको उठा के वहाँ से वो चीज़ पिक करके एक नया कानून बना सकते हैं। ठीक है, या मतलब जहाँ से आप लॉ का मटेरियल उठाएं, मटेरियल यानी कि उसका जो है ना पॉइंट्स उठाएं कि यार इस बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, मैं इसको पिक कर लेता हूँ, इसको उठा के मैंने एक नया कानून बना दिया। ठीक है, तो इस तरह तो मटेरियल सोर्सेज के फिर दो काइंड्स हैं, एक लीगल और एक हिस्टोरिकल। लीगल सोर्सेज क्या है? बिल्कुल वही लीगल सोर्सेज है जो एक्चुअली जिनको आप ऑफिशियली जो इन्फोर्स करा सकते हैं, जैसे लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट के अंदर पास होती है, प्रेसिडेंट हैं जो अदालती फैसले होते हैं, आपको पता है केस लॉ जिसको हम भी बोलते हैं। इसके अलावा जो कस्टम्स हैं, इसके अलावा जो कन्वेंशनल लॉ होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं मुख्तलिफ इदारों के दरमियान या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रीटीज़ की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी है इसकी हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल वो हैं जो बड़े अरसे से चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन वो जो है ना वो अनऑथोराइज्ड हैं, उनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लीगल राइटिंग्स हैं, किसी बड़े लीगल ज्यूरिस्ट ने कोई किताब लिख दी, तो अब वो किताब कानून तो नहीं है ना, लेकिन उस किताब से आपको कानून मिल सकता है। ये पॉइंट है हिस्टोरिकल का। इसी तरीके से ज्यूरिस्ट ओपिनियन है कि किसी बड़े लीगल ज्यूरिस्ट माइंड ने, बड़े एक सियाने बंदे ने कोई ओपिनियन दिया कानून के मुताबिक, तो वो ओपिनियन कानून तो नहीं है ना आपके माशरे में, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके कानून बना सकते हैं। इसके लिए वो फॉरेन जजमेंट्स हैं, बाहर के लोगों ने, बाहर की अदालतों ने जजमेंट दी होती हैं। अब देखें अगर यूके के अंदर कोई अदालत में जजमेंट आती है तो वो पाकिस्तान में तो उसके ऊपर यानी कि असर नहीं होगा ना, या इंडिया के अंदर। ठीक है, इन्फोर्स तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि अगर आप जब उस किस्म का कानून बनाएंगे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, वो हैं अनऑथोराइज्ड और वो एक पुरानी भी होती हैं, बाज़-औक़ात बड़े अरसे से चली आ रही होती हैं, वो आपके यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन एज ए सोर्स इस्तेमाल हो सकता है ये। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो अनऑथोराइज्ड हों और लेकिन आप उनको एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल के अपना कोई नया कानून बना सकते हैं। तो ये है हिस्टोरिकल सोर्सेज। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो कॉमन सोर्सेज है हर जगह पाए जाते हैं और जो फेमस हैं, वो बुनियादी तौर पे तीन कॉमन सोर्सेज हैं एक कानून बनाने के लिए: लेजिस्लेशन, जुडिशल प्रेसिडेंट और कस्टम्स। अब सबसे पहले आते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड है लेतिन, लेजिस का मतलब है लॉ और लेतम का मतलब है बनाना, यानी कानून बनाना। कानून बनाने के अमल को कानून साजी भी बोलते हैं उर्दू में, और उसको वैसे इंग्लिश के अंदर लेजिस्लेशन बोलते हैं। और ये काम कौन करता है दोस्तों? आजकल ये पार्लियामेंट करती है। किसी भी देश के अंदर, मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जैसे एमएनएज होते हैं, एमपीज होते हैं, इनका काम होता है कानून बनाना, और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। यानी कि हमने एक लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है जो हमारी बिहाफ पे कानून बनाते हैं। तो एक तो ये हो गया लेजिस्लेशन। यूएसए के अंदर कांग्रेस करती है, यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स करते हैं, वहाँ की जो पार्लियामेंट है। तो हर मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट है और वहाँ पे ये लोग कानून बनाते हैं, हम इसको बोलते हैं। और कानून से फिर एक्ट भी निकलता है, ऑर्डिनेंस भी बनते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। अब इसकी दो काइंड्स हैं, एक है सुप्रीम और एक सब ऑर्डिनेट। सुप्रीम यानी कि जब खुद पार्लियामेंट कानून बनाए, सुप्रीम जिसका काम है वही करे। मिसाल के तौर पे मैं एक पार्लियामेंट हूँ, मेरा काम है कानून, अगर मैं खुद कानून बनाता हूँ तो उसको मैं नाम दूंगा दिस इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेशन। हाँ जी, ये मैंने खुद बनाई है सुप्रीम, क्योंकि ये मेरा काम है, मैंने ही बनाया है। लेकिन सब ऑर्डिनेट में क्या करता हूँ मैं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट हूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी जो पावर है ना, अपनी वो किसी और को दे दी। मतलब मैंने क्या किया कि यार मेरे पास मतलब वो नहीं है, मैंने किसी और इदारे को कह दिया। अब देखें, पार्लियामेंट कहती है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, पार्लियामेंट ने सारा कुछ बना दिया, लेकिन उसने बाद में क्या कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर्स दे दी कि जहाँ आपने इलेक्शन करवाना है, आपने इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन कमीशन एक डिपार्टमेंट है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, वो अपनी कानून बनाता है फिर।
हालांकि वो पार्लियामेंट ने तो नहीं बनाए, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको बोला होगा कि यार ये तुमने काम करना है, अब ये कैसे करना है ये तुमने जाना है। तो वो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि फिर वो अपने काम को यानी इम्प्लीमेंट यानी कि सर अंजाम देने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। तो हम इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यानी आपने क्या किया, आपने अपने नीचे से जो इदारा है या नीचे से जो नीचे शख्स है उसको कह दिया कि यार जाओ इस चीज़ को खुद बनाओ और खुद रूल्स रेगुलेशन करके इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। जब पार्लियामेंट खुद काम करे तो सुप्रीम हो जाएगी, अगर वो काम किसी और से कराए तो वो सबऑर्डिनेट हो जाती है। अब देखें ना, हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं। तो हर जगह पे ना कुछ कवानीन होते हैं। आप जाते हैं ना कि जी यहाँ पे ये बैठना मना नहीं है जी, इतने बजे के बाद एंट्री मना होती है। ठीक है, सो आप दो सोचते नहीं हो कि यार ये जो इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाई है, इन्होंने किनको इन्होंने ये सारे रूल क्या रूल्स रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होती, पार्लियामेंट बस बुनियादी काम बता देती है। बाकी बाकी सब इदारों को उसने कह दिया है कि अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाओ ताकि चीज़ें इंप्लीमेंट हों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दिया, पीआईए वालों को बोल दिया, ठीक है जी, स्टेट बैंक को कह दिया कि भाई अपने हिसाब से मामला को देखा करो। सही है, तो हम इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है जो आपके नीचे शख्स है, जो आपके नीचे डिपार्टमेंट है, वो जो कानून बनाता है। लेकिन उसमें भी एक ये होता है कि जो सुप्रीम इदारा, सुप्रीम जो पार्लियामेंट है, उसकी रजामंदी होती है, उसकी इजाज़त के बगैर वो भी नहीं कर सकता। उसने अगर कहा है, उसको अलो किया हुआ है तो वो बना देगा। तो हम इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब सब ऑर्डिनेट की मुख्तलिफ काइंड्स हैं। नंबर वन, कॉलोनियल लेजिस्लेशन। जनाब देखें, जब 1947 से पहले जब पाकिस्तान और भारत ब्रिटिश राज की कॉलोनीज थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो होती थी यूके के अंदर ना। तो वो क्या करती थी, वहाँ से एक कानून बनाती और वो जाके वो मुख्तलिफ कॉलोनीज़ को कंट्रोल करती थी। उनकी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी कॉलोनीज़ थी, इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी कॉलोनीज़ थी। तो वो क्या करते थे कि वो एक दूसरे मुल्क या कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना था। तो उसको हम बोलते थे कॉलोनियल लेजिस्लेशन। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जो कवानीन बनाए जाते थे वो दरअसल कहाँ पे पास होते थे, कौन मंजूर करती थी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। और इस तरीके से सारे कंट्रीज़ जिन जिन के ऊपर यूके ने कंट्रोल किया हुआ था, उनके कवानीन वो बनाती थी। और वो जो कंट्रीज़ थे और बस उनके काम बनाए हुए कानून के ऊपर काम। देखें, अब पाकिस्तान है, अब आज़ाद है, भारत भी एक आज़ाद देश है। तो यहाँ पे अपनी अपनी पार्लियामेंट है, तो अपना अपना कानून खुद बनाते हैं अपने ऊपर। लेकिन पहले ये होता था कि हमारे जो कवानीन हैं वो जनाब ब्रिटिश बनाती थी। तो इसको हम बोलते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन। यानी आपने क्या किया कि आपका इख्तियार है लेकिन करता कोई और है, यानी कि किसी और ने आपका ये काम किया आपकी। तो उसको हम बोलते थे कॉलोनियल लेजिस्लेशन। अब ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब सब देश आज़ाद हो चुके हैं, अब कोई भी किसी की कॉलोनी तो है ही नहीं। ठीक है ना, अब पाकिस्तान अलग है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, भारत अलग मुल्क है, खुद मुख्तियार है, सारे इंडिपेंडेंट हैं। उसके बाद है डेलीगेट लेजिस्लेशन। ये भी सब ऑर्डिनेट की काइंड है। डेलीगेट का मतलब ये होता है जब सॉवरेन या पार्लियामेंट अपना इख्तियार किसी और को दे दे। यानी कि कानून का काम करना मेरा है, लेकिन मैं अपना इख्तियार किसी और को देखता हूँ। ठीक है, किसी और डिपार्टमेंट को दे दूँ कि जी आप जाएं रूल्स और रेगुलेशन बनाएं। तो वो अलग जो डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पे देखें, कानून बनाना तो पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट कहती है रेलवे डिपार्टमेंट को कि जी रेलवे देखें, आप ट्रेनों का शेड्यूल, ट्रेनें के इतना फेयर कितना रखना है, ये अगर ये आप लोगों का काम है, हम आपको पावर दे देते हैं, आप अपने हिसाब से इन चीज़ों के कानून बनाया करें। तो हम इसको बोलते हैं डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट का मतलब होता है अपनी पावर किसी और को दे देना टेम्परेरी बेस पे। उसके अलावा जुडिशल लेजिस्लेशन होती है। अब आपने तो पढ़ा होगा कि यार जुडिशरी का काम तो सिर्फ अदालती फैसले देना है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना है, तो ये लेजिस्लेशन कैसे करती है? जी कर सकती है। बाज़-औक़ात जुडिशरी है, इतने अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद सेशन ये वो वगैरह। तो उन अदालती निज़ाम को चलाने के लिए कुछ तो कुछ कानून चाहिए ना भाई, कुछ तो रूल्स रेगुलेशन चाहिए ना। तो वो रूल्स रेगुलेशन अदालतें खुद बनाती हैं कि जी केस किस तरह दाखिल होगा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में कब आएगा, ठीक है ना, पिटिशन दाखिल करने का क्या तरीक़ेकार है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन ही तो है ना। तो ये जुडिशरी कर सकती है। उसके बाद है म्यूनसिपल लेजिस्लेशन। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं डिपार्टमेंट, वो अपने अपने कानून बनाते हैं। यूनियंस अपनी बनाते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी बनाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है जिसका काम है सफाई करना, तो उसने अपनी कवानीन बनाए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स ने, म्यूनसिपल छोटे छोटे
टाउन्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं सफाई की, हेल्थ की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्ट की, उन्होंने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन है, ये भी एक किस्म की काइंड है जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो अपने कानून खुद बनाते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये अपने हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने कवानीन हैं, यूईटी के अपने कवानीन हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अपने हैं, और नेशनल लॉ कॉलेज के अपने कवानीन हैं। तो हर यानी कि इदारे ने, फैक्ट्रीज़ ने, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कवानीन बनाए, तो हम इनको बोलते हैं ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। सो दोस्तों, ये काइंड्स थी सब ऑर्डिनेट की। अब हम आते हैं जुडिशल प्रेसिडेंट। जुडिशल प्रेसिडेंट यानी जो अदालत ने, जो अदालती फ़ैसले होते हैं, आप उनको एज अ कानून के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्टे डिसाइज का। इसका मतलब ये है कि अगर सुपीरियर अदालत ने जो फ़ैसला दिया है, वो जो फ़ैसला होगा वो जो जो छोटी अदालत होगी उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो हाई कोर्ट्स पे और उसके नीचे जितनी अदालतें उसके ऊपर यानी कि बाउंड होगा। उन अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही काम करना है, उसके अगेंस्ट ये नहीं जा सकती। सो जुडिशल प्रेसिडेंट, अदालती फैसले, केस लॉ जिसको अदर वर्ड्स बोलते हैं, ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। अब इसकी भी दो काइंड्स हैं, एक ओरिजिनल प्रेसिडेंट और दूसरा है डिक्लेरेटिव। ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्या होता है कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया और एक नया प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब एक केस था और कोई कानून था ही नहीं। अब जजेस साहब को समझ आई नहीं कि यार ये कोई कानून भी नहीं है, अब हम इस केस को किस तरह हल करें, बड़ा मुश्किल केस है। तो उन्होंने अपने लॉजिक से, अपने माइंड से उसका एक फ़ैसला सुना दिया। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो फ़ैसला दिया तो वो एक नया प्रेसिडेंट बन गया, एक नई नज़ीर बन चुकी। अब उसको फिर हम बोलेंगे यार ये तो नई अदालती नज़ीर है। देखें ना, पाकिस्तान के आजकल बड़े एक ना पॉलिटिकल केसेस है, तो हर दूसरे दिन कोई नया नया प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे देखें ना, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पे कोई कानूनी खामोश होता है, कानूनी नहीं होता, तो इस मसले को किस तरह हल करें, तो जजेस साहब उसकी खुद इंटरप्रिटेशन करके फ़ैसला सुना देते हैं। तो वो फ़ैसला दरअसल एक कानून बन जाता है। तो हम वो जो फर्स्ट टाइम जब बनता है तो हम कहते हैं ये ओरिजिनल है। उसके बाद है डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट, यानी कि वो जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट था उसको आपने इस्तेमाल किया। अगर देखें, पहली मर्तबा केस आया, आपने अपने हिसाब से उसका फ़ैसला सुना दिया कि यार कोई कानून नहीं है, हम समझते हैं इसको इस तरह हल होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उससे मिलता जुलता केस आया तो अदालत क्या करेंगी, उसी केस का रेफरेंस दे के उसका यानी कि उसको एज ए कानून समझ के यूज़ करेंगे अपने फैसलों के अंदर। तो हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट। उसके अलावा है अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों अगर बड़ी अदालत ने जो अदालती फैसला दिया है वो छोटी अदालत के ऊपर बाउंड है, अथॉरिटेटिव है। आप वो जज साहब को पसंद आए ना आए वो उसने मानना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ना, वो फिर जो नीचे वाली अदालत है, हाई कोर्ट है, कोई भी है, तो भाई उसके ऊपर बाउंड है। भाई उसको वो समझ आए ना आए, लेकिन उसने उसके मुताबिक ही फैसला करना है कि भाई वो कानून बन चुका है, क्योंकि सुपीरियर अदालत का जो फैसला होता है वो भी एक कानून की हैसियत रखता है। दूसरा है परसुएसिव प्रेसिडेंट। उसमें यह होता है कि आप बाउंड नहीं होते, आपकी मर्जी, आप माने या ना माने। मिसाल के तौर पे कुछ अदालतें एक जैसी होती हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, ठीक है ना, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, ये सब हाई कोर्ट्स एक ही लेवल के हैं। अगर लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो सिंध हाई कोर्ट की मर्जी है माने ना माने, क्योंकि भाई ये दोनों एक जैसे हैं, ये बराबर पे आते हैं। तो हम इसको बोलते हैं परसुएसिव। इसके ऊपर आपके और मतलब बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मतलब आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन अथॉरिटेटिव में इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़ी अदालत से फैसला आता है। यानी लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, वो जो छोटी अदालतें हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो वो तो पाबंद हैं, ठीक है ना। सो इसको हम बोलेंगे क्या, अथॉरिटेटिव। और परसुएसिव का मतलब ये होता है कि जो सेम लेवल की अदालतें हों। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरी रियासत या दूसरे जो है ना सूबे के अंदर जो हाई कोर्ट है उसके अंदर इम्प्लीमेंट यानी कि बाइंडिंग मतलब फोर्स नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर ऑप्शन है भाई, मानो या ना मानो, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक कस्टम, ये तीसरा सोर्स है कस्टम। आपको पता है बड़े अरसे से कुछ ऐसी किस्म की प्रैक्टिस हों या अनरिटन लॉज हों जो एक सोसाइटी उसको उसके ऊपर अमल कर रही हो, तो हम उसको बोलते हैं ये कस्टम है। और ये कस्टम वक्त के साथ चल चल के एक कानून की हैसियत बन जाती हैं, तो हम कहते हैं कि कस्टम इज़ आल्सो सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़ी यानी कि एक इसके ऊपर भी डिबेट होती है। ऑस्टिन साहब तो कहते हैं कि भाईजान ये तो है ही नहीं,
क्योंकि कस्टम दरअसल लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लोगों ने खुद बनाए होते हैं। मतलब एक लोग थे, रहते थे एक जगह पे, उन्होंने अपना एक कस्टम बना लिया कि भाई आज के बाद रात को, मिसाल मैं देता हूँ कि रात को जो है ना आपने 7 बजे 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा उसको मार दिया जाएगा, ये एक कस्टम बन गया। तो वो बनता बनता ये लोगों ने खुद से बनाया। तो ऑस्टिन कहता है भी कस्टम तो एक्चुअली विल ऑफ पावर, विल ऑफ पीपल है, लेकिन यानी तो ये तो लॉ नहीं है, क्योंकि कस्टम जो ऑस्टिन समझता है, ऑस्टिन कहता है भाई कानून वही होता है जो जो अथॉरिटी हो, सॉवरेन हो, जो हाकिम की तरफ से हो। तो ये तो लोगों खुद बनाते हैं, तो लोग जो कुछ विल ऑफ पावर होती है, ये कानून नहीं होता। लेकिन फिर एक दूसरे ज्यूरिस्ट है, उसने फिर ऑस्टिन को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं भाई असल कानून तो होता ही यही है, जो लोगों की ख्वाहिशात हो, जो लोगों की विल हो। सॉवरेन का कोई कानून होता है कि जो आपके ऊपर हुकूमत करता है वो कानून बनाए। कानून तो वही होता है जो लोग खुद से बनाए, अपनी मंशा अपनी मर्जी से बनाए, उनकी जो विल हो। ठीक है, सो ये ज़रा डिबेट चलती रहती है। और जो दूसरा जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, हर माशरे के अंदर वेरी करते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग कस्टम्स हैं, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कस्टम्स मुख्तलिफ काइंड यानी कि डिफरेंट काइंड्स के अंदर आपको मिलते हैं। अब हम काइंड्स देखते हैं, एक है कस्टम विदाउट सैंक्शन और दूसरा है सैंक्शन। भाई सीधी सी बात है, कस्टम्स विदाउट सैंक्शन का मतलब ये है कि वो कस्टम जो होगा ना, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो रियासत की तरफ से इन्फोर्स नहीं कराया गया। ठीक है, बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, अगर फॉलो नहीं भी करते कोई बात नहीं, लेकिन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करते तो उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन कुछ कस्टम्स होते हैं विद सेक्शन, यानी वो असल में क्या होता है, जो हुकूमत होती है उसकी तरफ से वो हुकूमत इन्फोर्स कराती है, और साथ में ये भी कहती है अगर इसके ऊपर आप काम नहीं कर अमल नहीं करोगे ना तो भाई सज़ा भी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कस्टम विद सेंक्शन। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, जो रियासत की तरफ से हो, जिसके ऊपर पेनल्टी हो, पनिशमेंट हो, जिसके ऊपर अमल नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, मार पड़ेगी। कस्टम्स विद सेंक्शन। और वो कस्टम जिसके ऊपर सज़ा नहीं है और बस लोग अपने हिसाब से उसके ऊपर काम करते हैं, और रियासत की तरफ से कोई यानी कि वो फोर्स नहीं करवाया जा रहा, उसके ऊपर कोई किस्म की सज़ा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, तो वो होगा कस्टम्स विदाउट सेंक्शन। उसके अलावा फिर ये जो कस्टम्स हैं उसको मज़ीद है कि लीगल कस्टम है। लीगल वही जो जिसको कानूनी हैसियत हो। ठीक है, मतलब उसको अदालतें भी मानती हों कि हाँ यार ये जो कस्टम है ये कानून बन चुका है, और जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो भी कहे हाँ भाई ये कानून है, हम इसको मानते हैं। अब उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक जनरल और एक लोकल। जनरल मतलब जो पूरी रियासत में एक जैसा कस्टम इन्फोर्स किया जाए। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक कोई कस्टम है और वो पूरे पाकिस्तान में है। और कुछ जो लोकल होते हैं वो मतलब एक हर एक इलाके के अंदर अलग अलग होते हैं। सूबा सिंध के अंदर अलग हो, पंजाब के अंदर अलग हो, बलूचिस्तान और पेशावर और केपी के अंदर अलग हो। तो ये हम कहेंगे लोकल, यानी मखसूस एरिया के अंदर मखसूस लोगों के लिए, तो वो होगा लोकल कस्टम। और जनरल होगा जो पूरे जो जितनी भी रियासत की वो बॉर्डर होगा, उसकी एरिया होगा, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा है कि कन्वेंशनल कस्टम्स। ये वो कस्टम्स होते हैं जो कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने लिए बनाए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप क्रिकेट खेलते हैं, तो भाई क्रिकेट खेलने मोहल्ले में, आप बचपन में क्रिकेट नहीं खेलते, तो हमने अपने अपने कवानीन बनाए होते हैं। अगर जी पड़ोस के गेंद उस घर में गेंद गई तो वो जी आउट हो जाएगा, दीवार को लगेगा तो 4 होगा, इसको लगेगा तो 6 बनेगा। इसीलिए फिर ये मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं जो कारोबार करते हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से कवानीन बनाए होते हैं। जो एक मार्केट में काम करते हैं, सब्ज़ी मंडी में काम करते हैं, तो इन्होंने कन्वेंशनल कस्टम्स हैं, उन्होंने अपने एक एग्रीमेंट बनाए हैं कि जी पहले ये गाड़ी आएगी, पहले ये गाड़ी माल उतारेगा, फिर ये आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। इसलिए जो आपको बस स्टेशन के ऊपर, या सॉरी बस स्टेशन हो गया चिंची वगैरह पे, तो पहली गाड़ी जो आएगी भाई उसका, पहली गाड़ी का ये नंबर होगा, दूसरी गाड़ी का ये नंबर होगा। पहली गाड़ी फुल होगी तो दूसरी पैसी दूसरी बाद में आएगी। ऐसे नहीं होगा कि पहली गाड़ी के अंदर 5 बंदे बैठे थे और 20 की जगह थी, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये एक्चुअली लोगों ने ना मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट बना के, एग्रीमेंट बना के, तो हम इनको बोलते हैं कन्वेंशनल किस्म के एग्रीमेंट। ये इसी तरीके से होता है जिस तरह एक मालिक मकान है और एक किराएदार है, तो उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट बनवा दिया और लिख दिया कि जी मैं आपको हर महीने इतनी, यानी कि आपको वो दूंगा, आपको किराया दूंगा, ये होगा, वो होगा, बिजली का बिल में ये होगा, ये सारा कुछ। तो इस किस्म का कोई एग्रीमेंट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल कस्टम्स। अच्छा जी, अब ये एक वैलिड कस्टम है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। भाई पहली बात तो ये कि वो कस्टम बहुत पुराना हो और बड़े अरसे से चला आ रहा हो।
दूसरी बात ये है कि उसका मतलब क्लियर हो, कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना हो, मतलब सबको समझ आए कि ये इस कस्टम का मकसद क्या है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि वो बाइंडिंग हो, उसके अंदर ज्यूरिस्टिक हो, जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, वो उसके अंदर इंसाफ हो, मतलब ऐसे तो ना हो ना जिसके अंदर इंसाफ ही ना हो, बराबरी का कोई जिक्र ही ना हो, तो वो तो नहीं होगा ना भाई। कानून तो हमेशा इंसाफ पे होता है मबनी। इसके अलावा जनाब उसके अंदर वो कस्टम जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। उसके अलावा जनाब वो एक फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर किसी का मुतासर ना हो। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स मुतासर होते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच, असेंबली, एक्सप्रेशन, अगर वो मुतासर होते हैं तो वो फिर कस्टम तो नहीं हुआ ना दोस्तों। और दूसरा ये है कि उसको आपने ज़बरदस्ती यानी कि फोर्स ना कराया हो, बल्कि वो वक्त के साथ लोग उसके ऊपर अमल कर करके वो खुद ब खुद एक प्रैक्टिस बन गया, एक कस्टम बन गया। तो ये वैलिड जो है ना कस्टम के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थोड़ी माजरत, ये वीडियो ज़रा लंबी बन गई क्योंकि ये टॉपिक ही इतना अहम था, और मैंने कोशिश की कि इसके अंदर जितने भी अहम अहम इसके एस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूं ताकि कोई मिस ना रह जाए। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी किया करें दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।